ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट टू 8 हाउस का एनालिसिस इन पार्ट 1 एंड 2। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस 9th हाउस से। अब हम 9th हाउस की बात कर लेते हैं। तो 9th हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 10, नंबर 10 रिप्रेजेंट करती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि को। और यहाँ पर हमारे राहु 9 डिग्री के विराजमान है 9th हाउस में। और 9th हाउस पे अगर हम दृष्टि की बात करें तो 3rd हाउस से चंद्रमा की, केतु की और जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे। तो 9th हाउस से हम देखते हैं धर्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ड्यूटी, राइटियसनेस, फॉर्चून, लक, ग्रेस, फादरली फिगर्स, गुरुज, मेंटोर्स, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, स्पिरिचुअल नॉलेज या पास्ट लाइफ के पुण्य। तो ये एक त्रिकोण का हाउस है और धर्म का त्रिकोण भी इसको बोलते हैं। सो अगर यहाँ पे किसी भी तरीके के मेलेफिक प्लैनेट प्रेजेंट हो तो वो क्या करते हैं, इस हाउस का नेचुरल फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स जो होती हैं फ्रॉम पास्ट लाइफ उसको डिस्टर्ब करते हैं मेलेफिक प्लैनेट। और राहु भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो अब इसका क्या आउटकम होगा, क्योंकि अब ये राहु का यहाँ पे एक प्रेजेंट होना ही कोई फेवरेबल प्लेसमेंट नहीं है जब तक कि यहाँ पे सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स ना हो और अच्छे प्लैनेट्स की, बेनिफिक प्लैनेट्स की। तो राहु का क्या नेचर होता है, राहु काफ़ी मटीरियलिस्टिक होता है, अनकन्वेंशनल होता है, रिबेलियस नेचर का होता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है, ट्रेडिशंस ब्रेक करने वाला, धर्म को चैलेंज करने वाला, बहुत ज़्यादा डिज़ायर देने वाला, या फॉरेन नॉलेज को लेकर डिज़ायर, अलग लीक से हटकर पाथ फॉलो करने वाला, या फिर धर्म की डिस्टॉर्टेड वर्जन्स क्रिएट करने वाला। तो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है राहु। तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा ना कि आप जैसे रिजेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल बिलीव्स को, क्वेश्चंस कर सकते हैं रिलीजियस टीचिंग्स को, या फिर किसी तरीके का फॉरेन या अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल पाथ आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब आपका रिलेशनशिप विद फादर या गुरुज कैसा रहेगा, तो वो काफ़ी ना कार्मिकली स्ट्रेन रहेगा। फादर आपके हो सकता है इमोशनली डिस्टेंट आपको फील हो, या फिर डोमिनेंट हो या एब्सेंट हो। और ऐसा ही सेम कुछ आपका गुरुज के साथ भी रहेगा। अगर लक की बात करें तो भी इनकंसिस्टेंट आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। कभी आपको काफ़ी फेवर करेगा फॉर्चून जो है, आपका लक कभी राइज करेगा कभी फॉल होगा ड्यू टू कार्मिक इंटेंगलमेंट्स, आपकी किसी तरीके की कार्मिक उलझने हैं उसको लेकर आपका फॉर्चून। क्योंकि मून की दृष्टि पड़ रही है तो मून जो है फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। तो ऐसे ही लक में आपकी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। हायर नॉलेज की बात करें तो आपको राहु जो है डिज़ायर देगा कि आप ऑकल्ट या तंत्र, किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या कंट्रोवर्शियल फिलॉसफीज़ को एक्सप्लोर करें। और इससे कामिक क्लू क्या मिलता है इस प्लेसमेंट से कि पास्ट लाइफ में ना धर्म का मिसयूज़ हुआ है या रिजेक्शन हुआ है धर्म को लेकर। तो अब आप को फिर से जन्म मिला है टू फेस डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम। तो आपके पास एक डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम है और आपको उसको पर्सनल ट्रुथ को रीबिल्ड करना है अब अपनी खुद से। तो यहाँ पे जो जैसे 7th हाउस, 7th एस्पेक्ट है मून का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक इमोशनल यर्निंग होगी आपकी स्पिरिचुअल बिलोंगिंग को लेकर, और इमोशनल सिक्योरिटी आप चाहेंगे आपने थ्रू बिलीव्स अपने, लेकिन राहु इसको डिस्टॉर्ट करेगा। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे कि ये एक इंसान क्या फील करता है कि ये ट्रू है और
क्या उसको बताया जाता है कि इस चीज़ के बीच में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपका रहेगा कि आपको बताया कुछ और जा रहा है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, लेकिन आप फील कुछ और करते हैं कि कुछ और ही ट्रू है। तो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपको हो सकता है एक्सपीरियंस होता हो अपनी लाइफ में। और मदर के बिलीफ और इमोशनल कंडीशनिंग जो है ना, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकती है इसमें, स्पिरिचुअल कॉन्फ्यूजन में, या फिर जैसे गुरु से आपको क्रेविंग हो अप्रूवल की या टीचर की, तो ये आप ऐसा फील कर सकते हैं। अब जो केतु की 7वीं दृष्टि है वो क्या करेगी, वो डिटैचमेंट से, किसी भी प्रकार के सिद्धांत हैं उनसे ना डिटैचमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसमें इनर कन्फ्यूजन आपका रहेगा, फिर रिजेक्शन जैसी फीलिंग रहेगी। तो ये रिप्रेजेंट भी करता है पास्ट लाइफ कनेक्शंस टू रिजिड रिलीजियस पाथ्स जो कि फेल हो गए हों प्रीवियस लाइफ में। और इस लाइफ में हो सकता है आप दो चीज़ों के बीच में, एक्सट्रीम बिलीफ और डिसबिलीफ के बीच में आप झूलते रहें, ऐसा हो सकता है। केतु आपको ना आपको एक ब्लाइंड फेथ की तरफ से पुल कर सकता है, तब इट कैन पुल यू अवे फ्रॉम ब्लाइंड फेथ, और इंटरनल क्वेश्चनिंग की तरफ आपको फोर्स कर सकता है। अब जैसे जुपिटर की 7th एस्पेक्ट है 9th हाउस में, तो इसमें क्या होगा कि धर्म से रिलेटेड जैसे हीलिंग है ना, उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जुपिटर की विजडम का यूज़ करके, उसकी एस्पेक्ट से जो विजडम या ज्ञान मिलेगा, वो आप उसको राहु का जो डिस्टॉर्शन है उसको करेक्ट या स्टेबलाइज कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक रियल स्पिरिचुअल गाइडेंस का पोटेंशियल भी ऑफर करता है, लेकिन आपकी लाइफ के लेटर स्टेजेस में। और गुरु या फिर धार्मिक जैसे रियलाइजेशन होती है ना, वो आपको आएगी काफ़ी ट्रायल्स के बाद और बहुत ज़्यादा रॉन्ग टर्न्स लेने के बाद। ईजीली आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक रियलाइजेशन नहीं आएगी, वो काफ़ी ट्रायल्स और जैसे बहुत कई बार आप किसी पाथ पे जा रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं जो आपको नहीं पता, तो आप गलत मोड़ ले लेते हैं, तो वो वाली सिचुएशन, तो ऐसे आपको बहुत सारे रॉन्ग टर्न्स फेस करने पड़ सकते हैं, तब जाकर आपको सच्चा गुरु मिले और फिर धार्मिक रियलाइजेशन हो। इसमें जैसे राहु का कन्फ्यूजन है ना, तो वो जुपिटर की रियल विजडम से मिटिगेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको इंटरप्रेट अगर करें तो राहु ना आपको देगा एक क्रेविंग फॉर नॉन ट्रेडिशनल नॉलेज या पोटेंशियल रिलीजियस डिफाइंस की कार्मिक लेसन्स फ्रॉम मिसयूज ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। अब मून क्या करेगा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि स्पिरिचुअल और पैटर्नल आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देगा। केतु क्या करेगा, डिसइल्यूजनमेंट विद ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन वो आपको क्रिएट करेगा लाइफ में आपकी। वहीं पे जुपिटर की वजह से आपको धार्मिक रिडम्पशन जो है आपकी वो पॉसिबल हो पाएगी, और गुरु की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए लेटर स्टेजेस में। आपके फादर या गुरुज के साथ में रिलेशनशिप, जैसे फादर आपके कंट्रोलिंग कार्मिकली सिग्निफिकेंट प्रूव हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर एब्सेंट हों आपकी लाइफ में। और ये आप ना ऐसे रिबेलियस भी हो सकते हैं आपके अपने फादर्स की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट या फिर फैमिली ट्रेडिशंस के अगेंस्ट। और आपका टीचर्स के साथ में रिलेशन भी एक कोई कॉम्प्लेक्स तरीके का हो सकता है कि पहले आप उन्हें आइडियलाइज करें, फिर बाद में रिजेक्ट करें, या फिर पहले उनको आपने ट्रस्ट किया तो आपको बिट्रेयल मिला। तो इवेंचुअली आपको क्या होगा ना कि आप रीडिफाइन करेंगे ट्रुथ आफ्टर ऑल द सेटबैक्स फ्रॉम विद इन, मतलब खुद से ही आप अपने एक्सपीरियंस के चलते, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के चलते
अपने ट्रुथ को अपने अंदर से ही रीडिफाइन करेंगे। तो इसमें ये हाउस ना एक डीप कार्मिक टेस्टिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके पास रही हो और आपने उसका मिसयूज़ किया हो, आपने रिजेक्टेड या फिर डिस्टॉर्टेड हायर विजडम अपनाई हो, या फिर गलत गुरुओं को फॉलो किया हो, या फिर धर्म को एक्सप्लॉइट किया हो अपने पर्सनल गेन के लिए। तो इस लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप रीबिल्ड करें अपने ट्रू इनर फेथ को, और हर चीज़ को क्वेश्चन करें जब तक ऑथेंटिक विजडम आपको रियलाइज़ ना हो। किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव आप ना करें रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, धर्म। और ऐसा हो सकता है कि इस लाइफ में आपको डिसरप्शंस फेस करने पड़े फॉर्चून में, या फिर जैसे आपको किसी तरीके के आपके इनर डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस मिल रही है, तो उसमें डिसरप्शंस आपको फेस करनी पड़े, तो आप उसके लिए ओपन माइंड रखिए। ज़रूरी नहीं है आपको एक थॉट मिल गया है कहीं से तो उसी पे आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी चलते रहना है। हो सकता है कि वो थॉट या बिलीव डिसरप्ट हो, वो गाइडेंस आपको जो मिली है वो डिसरप्ट हो, और आगे फर्दर डेवलपमेंट उसमें आए। इसमें पॉसिबल है कि आपको इस तरीके के लाइफ एक्सपीरियंसेस हों अबाउट बिलीफ सिस्टम की, आपको कन्फ्यूजन रहे अर्ली लाइफ में बिलीफ सिस्टम को लेकर, या फिर एब्सेंस फील हो आपको बिलीफ सिस्टम्स की, या कॉम्प्लिकेटेड एब्सेंट और कॉम्प्लिकेटेड फादर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में, और यूथ में आपकी लाइक आफ्टर योर चाइल्डहुड, तो आपकी एक टेंडेंसी होगी टुवर्ड्स रेडिकल और ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअलिटी, और मिड लाइफ में हो सकता है कि आपको डीपर ट्रुथ की रियलाइजेशन हो थ्रू सफरिंग, डिटैचमेंट या गाइडेंस आपको मिले। और लेटर लाइफ में क्या होगा कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपकी पॉसिबल है अगर ईगो को आप अपनी हम्बल कर लें और धर्म को फॉलो करें। तो इस हाउस में काफ़ी ग्रेट पोटेंशियल है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का, लेकिन ये काफ़ी कार्मिक टर्बुलेंस के बाद ही आएगी, लॉस ऑफ ब्लाइंड फेथ के बाद आएगी, या फिर जैसे आप कल्टीवेट करते हैं विजडम को अपने अंदर, तो ये उसके बाद ही आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन पॉसिबल है। तो अगर अब हम बात करें 10th हाउस की, जहाँ पर लिखा है नंबर 11, तो ये हाउस में है, इस हाउस से रिप्रेजेंट होता है कर्म भाव, प्रोफेशन, आपकी पब्लिक इमेज, आपका स्टेटस, और यहाँ पे 11 नंबर की राशि है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। प्लैनेट यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, और तीसरी दृष्टि यहाँ पे शनि की पड़ रही है 8वें हाउस से। तो 10th हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशन एंड करियर डायरेक्शन, रेपुटेशन, ऑनर, सोशल स्टेटस, karmic obligations in society, public responsibilities and leadership roles. Aquarius एक्वेरियस राशि के लॉर्ड होते हैं शनि, और को रूलर होते हैं उसके राहु। तो ये कुंभ राशि जो होती है वो इनोवेशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, फ्यूचरिस्टिक विजन को रिप्रेजेंट करती है, और ये राशि एसोसिएटेड है नेटवर्क्स, मास इन्फ्लुएंस या फिर अनकन्वेंशनल करियर्स। तो इसमें हो सकता है आपका करियर पाथ पॉसिबली अनयूजुअल या फिर ऑफ बीट हो, या सर्विस ओरिएंटेड हो, टेक्निकल या रिसर्च हैवी हो सकता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हों, एनजीओज, टेक, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या सोसाइटल चेंज रोल्स हों इसमें। तो ऐसा इस तरीके का आपका करियर पाथ हो सकता है। जैसे अब सन जो है 8th हाउस में प्रेजेंट है 10th हाउस के लॉर्ड होकर, तो इसमें आपको ना डिलेज या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्मिक टेस्टिंग आपको फेस करनी पड़ सकती है अपने करियर में। आप स्लोली एंड स्टेडीली राइज करेंगे, आपकी लर्निंग होगी थ्रू लॉसेस, रीबर्थ एंड डीप ट्रांसफॉर्मेशन।
फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस या हिडन एनिमीज हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, या किसी तरीके की लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है आपने फेस की हों। ब्रेक्स और लॉसेस इन प्रोफेशनल फॉलोड बाय रीबिल्डिंग। तो इस ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में लॉसेस हुए हों, फिर जिसको आपने फिर से रीबिल्ड किया हो। हो सकता है कि आपने बहुत ही सीरियस हैवी या रिसर्च ओरिएंटेड वर्क पिकअप किया हो अपनी लाइफ में। पॉसिबली आप हो सकता है कि लीगल फील्ड, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी या कि डेथ रिलेटेड फील्ड्स या अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में काम करते हों। तो सैटर्न अगर 8th हाउस में होते हैं तो ये इस तरीके की फीलिंग देते हैं। अगर 10th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस में, तो आपको ऐसी फीलिंग देंगे कि आप बहुत ही अंडर वेट या अंडर प्रेशर या फिर रेस्ट्रिक्शंस में आप काम कर रहे हैं। तो अब सैटर्न 8th हाउस में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं 10th हाउस पे। तो ये शनि की एक पावरफुल और कार्मिक दृष्टि है। तो इसमें ये शो करती है एफर्ट, डिटर्मिनेशन एंड ग्राइंडिंग वर्क। तो क्या इंडिकेट करती है कि आपकी जो सक्सेस होगी ना, वो जैसे हार्ड अर्न सक्सेस होगी आपकी लाइफ में। रिवॉर्ड्स डिले हो जाएंगे, रिकग्निशन मिलेगा आपको आफ्टर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या आफ्टर इंड्योरिंग सफरिंग। सडन चेंजेस और क्राइसिस के थ्रू आपका करियर शेपअप होगा। कार्मिक डिलेज, ऑब्लिगेशंस या हिडन ब्लॉकेजेस आपने एक्सपीरियंस की हों अपनी लाइफ में या कर रहे हों। और एक आपकी टेंडेंसी होगी टू वर्क इन आइसोलेशन या बिहाइंड द सीन्स या फिर क्राइसिस रिलेटेड सेक्टर्स में। लेकिन जैसे सैटर्न खुद का हाउस, जैसे उनका 10th हाउस जो है वो खुद का हाउस है और वो उस पे दृष्टि भी डाल रहे हैं 8th हाउस से बैठकर, तो वो कभी भी अपने घर का ना नुकसान नहीं होने देंगे। तो वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने हाउस को, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपना घर खराब नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही करियर में कभी कंप्लीट फॉल देखें कि बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ गए। ऐसा नहीं होगा, करियर कोलैप्स नहीं होगा कभी भी, लेकिन स्लो होगा, डिमांडिंग होगा, कार्मिकली लोडेड होगा। तो ये जैसे 10th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस, ये शो करता है अनफिनिश्ड कर्मा फ्रॉम पास्ट लाइफ इन प्रोफेशन, लीडरशिप या धर्म से रिलेटेड। और राहु 9th हाउस में जो 10th हाउस से पहले ही है, तो शो करता है कि डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है टू रीडिफाइन बिलीफ सिस्टम। तो लेकिन क्या होगा कि जब आप कोई डायरेक्शन फाइंड करने जाएंगे तो किसी तरीके का केओस भी क्रिएट कर सकता है, आपकी लाइफ में केओस लेकर आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि आप जो है धर्म से ना मिसअलाइन थे पास्ट लाइफ में, तो अब आपको उसके कंसीक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इस लाइफ में थ्रू करियर ट्रायल्स। करियर में ट्रायल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और आपको सर्विस बेस्ड वर्क जो है ना, अगर आप उसे फाइंड करें विद स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी, तो आपको इसमें ऐसा भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है कि आप सर्विस बेस्ड वर्क करें विद स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी। और यहाँ पे इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कर्म योग की बात हो रही है कि सेल्फलेस वर्क विद डिटैचमेंट। तो इसमें करियर पॉसिबिलिटीज़ की हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एनालिसिस एक्वेरियस के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। तो हो सकता है इसमें आप किसी फील्ड में हों। तो अब बात कर लेते हैं 11th हाउस की, जहाँ पर है पाइसेस मीन राशि। अब बेसिक नेचर क्या होता है 11th हाउस का, इसको कहते हैं लाभ स्थान, लाभ का घर या डिज़ायर का हाउस। तो यहाँ से गेन्स आपके इनकम, जैसे 10th हाउस आपका करियर का था, तो आप अपने करियर से जो इनकम होती है वो 11th हाउस से हम देखते हैं। 11th हाउस जहाँ पे नंबर 12 लिखा हुआ है, तो ये एक डिज़ायर फुलफिलमेंट का हाउस है। आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपके एल्डर सिबलिंग्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, आपका नेटवर्क,
ऐसा नेटवर्क जो आपके एम्बिशंस को सपोर्ट करे, वो सब चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, जो मीन राशि के लॉर्ड होते हैं। तो मीन राशि होती है एक डुअल वाटरी स्पिरिचुअल आइडियलिस्टिक साइन, और मीन राशि का 11th हाउस में होना रिफ्लेक्ट करता है कि जो आपके ड्रीम्स गोल्स होंगे ना, वो ड्रिवन होंगे आइडियलिज्म, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल मोटिवेशंस के द्वारा। तो गेन आपका आएगा थ्रू कंपैशनेट, क्रिएटिव और सर्विस ओरिएंटेड चैनल से। आपके फ्रेंड इमेजिनेटिव, इमोशनली सेंसिटिव या आर्टिस्टिक हो सकते हैं। आपका जो सोशल नेटवर्क होगा उसमें स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लोग आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। तो अब हमारी 11th हाउस पे क्या किस प्लैनेट की दृष्टि है वो हम देख लेते हैं। तो सन, मर्करी और वीनस की 5th हाउस से, तीनों ही प्लैनेट्स की 7th एस्पेक्ट है 11th हाउस पे। तो अब इसका क्या इम्पेक्ट होगा? जो जुपिटर है जैसे 3rd हाउस में है प्रेजेंट, कैंसर राशि में, और उच्च के हैं, तो हाउस के लॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ना काफ़ी प्रॉमिसिंग गेन्स थ्रू कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल्स, राइटिंग, मार्केटिंग या फिर करेजियस सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जुपिटर जो है ना केतु और मून के साथ में कंजंक्शन में है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी ऐड करेगा। जैसे जुपिटर यहाँ पे फंक्शनल मैलेफिक है इस चार्ट में, तो वो सजेस्ट करेगा कि ये सजेस्ट करता है कि गेन्स आ सकते हैं, लेकिन इमोशनल, एथिकल और रिलेशनल टेस्ट के बाद। फुलफिलमेंट फ्रीली नहीं आएगा लाइफ में। फुलफिलमेंट आपका डिमांड करेगा कि आप इंटरनली खुद को ट्रांसफॉर्म करें, और थ्रू सेक्रीफाइसेस फुलफिलमेंट विल कम। और ऐसा हो सकता है कि आपने फ्रेंडशिप्स या सोशल सर्कल्स को जल्दी जल्दी पीछे छोड़ दें बिकॉज ऑफ मिसमैच्ड वैल्यूज़। आपकी उनके साथ में वैल्यूज़ मैच ना करें, तो आप जल्दी से फ्रेंडशिप्स अपनी छोड़ते जाएंगे। या हो सकता है कि आप फेक फ्रेंड्स अट्रैक्ट कर लें अपनी लाइफ में, शेडी एडवाइज़र्स जो कि डिसऑनेस्ट या फिर इलीगल हों एज एडवाइज़र्स, या फिर शॉर्ट लिव्ड गेन्स को आप अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल के थ्रू अगर ऐसे समझें तो आप एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है लेकिन मेंटल पीस खो चुका है, या फिर आपने कोई एक पावरफुल ग्रुप ज्वाइन कर लिया लेकिन आपको वहाँ से धोखा मिला, बिट्रेयल मिला। तो अब जैसे सन की एस्पेक्ट से क्या होगा ना, यहाँ पे ईगो, अथॉरिटी, एम्बिशन ऐड हो जाएगा इस एरिया में आपके 11th हाउस में। तो आप हो सकता है आप डिज़ायर करें स्टेटस की, रिकग्निशन की, लीडरशिप की अपने सोशल ग्रुप्स में। तो आपको ये डिज़ायर हो कि आप लीड करें अपने सोशल ग्रुप्स में, और आपको रिकग्निशन भी मिले, स्टेटस मिले, लोग आपको रिस्पेक्ट करें। तो गेन्स आपको हो सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट या पावरफुल पीपल, या फिर सेल्फ ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। लेकिन आपको साथ ही ईगो क्लैशेस भी फेस करनी पड़ सकती हैं अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ में, या फिर अपने सोशल नेटवर्क में। अब मरकरी यहाँ पे आपको काफ़ी क्लेवर नेटवर्किंग प्रोवाइड करेगा, एक आपको स्किल प्रोवाइड करेगा टू यूज़ इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन टू अट्रैक्ट इनकम। और एग्जाल्टेड मर्करी जो है वो इम्प्रूव करता है चांसेस ऑफ गेन थ्रू टेक्नोलॉजी, राइटिंग, ट्रेड, बिजनेस या फिर टीचिंग के थ्रू। तो कंबशन शो करता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक्स हैं। तो गेन आएगा आफ्टर यू ओवरकम योर इंटरनल डाउट्स, तो तभी उसके बाद गेन आएगा। और वीनस की एस्पेक्ट, जैसे वीनस गवर्न करता है कंफर्ट, लग्जरीज और डिज़ायर को, तो इस
डेबिलिटेटेड कंबस्ट स्टेट में डिज़ायर्स जो हैं वो काफ़ी इंटेंस हो सकती हैं लेकिन अनफुलफिल्ड। तो गेन्स थ्रू पार्टनरशिप और क्रिएटिव फील्ड्स आपको मिल सकते हैं, बट जब आप डिसअपॉइंटमेंट्स और बीट्रेल से गुजर जाएं तब मतलब आपको हो सकता है कि पहले डिसअपॉइंटमेंट और बिट्रेल्स मिले लाइफ में, बाद में आपको गेन्स हों थ्रू पार्टनरशिप्स और क्रिएटिव फील्ड्स। तो आप इमोशनली अनसेटिस्फाइड भी फील कर सकते हैं इवन आफ्टर अर्निंग मनी। और इसमें आपके कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं मटेरियल डिज़ायर्स के अराउंड, या फिर मटेरियल डिज़ायर्स वर्सेस इमोशनल या स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो इन उसके अराउंड आपके कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे पाइसेस राशि जो होती है ना वो काफ़ी स्पिरिचुअल राशि होती है, तो वो डिमांड करती है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। तो गेन्स जो हाउस से होंगे ना वो प्योरली मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे। आपको सोशल अपने जो सोशल एम्बिशंस है ना उसको अलाइन करना पड़ेगा सर्विस के साथ में, एम्पैथी के साथ में और धर्म के साथ में। तो कार्मिक टेस्टिंग आपकी हो सकती है थ्रू ट्रस्ट इश्यूज इन फ्रेंडशिप या रिपीटेटिव फेलियर्स बिफोर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज या कंफ्यूजन बिटवीन प्लेजर वर्सेस पर्पस। तो अब चलते हैं हम 12th हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 1, और नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है मेष राशि को। तो 12th हाउस से हम क्या देखते हैं, 12th हाउस को बोलते हैं मोक्ष का हाउस। यहाँ से हम नींद, स्लीप पैटर्न, सबकॉन्शियस माइंड का स्पिरिचुअल लिबरेशन देखते हैं। लॉसेस का भी हाउस है ये, जैसे बीमारियों पर या हॉस्पिटल में होने वाला खर्चा, एक्सपेंडिचर्स आपके, फॉरेन ट्रैवल्स, आइसोलेशन जैसे हॉस्पिटल का भी हो सकता है, किसी आश्रम का या जेल का भी हो सकता है आइसोलेशन। हिडन एनिमीज आपके डीप कर्मास, पास्ट लाइफ डेट्स, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। तो ये बोथ स्पिरिचुअली पावरफुल एंड मटीरियली डिजॉल्विंग हाउस होता है 12th हाउस। तो अब यहाँ पे मेष राशि है जो कि मंगल जिसको रूल करते हैं, जो कि हैं बहुत ही एक फायरी, एक्शन ड्रिवन और एग्रेसिव प्लैनेट। तो जब मेष राशि 12th हाउस में होती है तो ये सबकॉन्शियस रेल्स में आपकी एनर्जी को लेकर आती है। जैसे कि आपके जो इंसान के प्राण होते हैं, लाइफ एनर्जी होती है, फोकस या कर्मा होता है ना, वो बाहर की तरफ डायरेक्ट ना होकर, बाहर की दुनिया में डायरेक्ट ना होकर ऐसी एरियाज में डायरेक्ट होता है जो कि बियॉन्ड कॉन्शियस अवेयरनेस है, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस रेल्म्स। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी काफ़ी रेस्टलेस स्लीप हो, विविड ड्रीम्स आपको होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर और इम्पैक्टफुल ड्रीम्स आपको आते हों, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपको हो, और ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी सोल जो कि युद्ध लड़ रही है अपना एक इनर एंगर के साथ में, कार्मिक वॉर्स के साथ में, या पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व्ड एक्शंस के साथ में। अब इसमें कोई प्लैनेट प्रेजेंट नहीं है और किसी और प्लैनेट की इस पे दृष्टि भी नहीं है 12th हाउस पे। और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल जो हैं वो 1st हाउस में हमारे विराजमान है। तो ये एक पावरफुल योग है जिसको कहते हैं व्यय भाव का लॉर्ड लग्न में होना। तो 12th हाउस को व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस और आपके हॉस्पिटल या बीमारियों पर होने वाले खर्चे भी इसी हाउस से देखते हैं, तो व्यय का हाउस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा कि जो नेटिव की आइडेंटिटी यानी कि आपकी जैसे आइडेंटिटी है, लग्न है, वो इन्फ्लुएंस होगा लॉस, आइसोलेशन या पास्ट कर्मास की थीम्स से।
फॉरेन कनेक्शंस ये आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। फॉरेन कनेक्शंस, 12th हाउस की एनर्जी फर्स्ट हाउस में आना, तो आपकी स्ट्रॉन्ग फॉरेन कनेक्शंस आपके लाइफ में लेकर आ सकता है। आप जनरली रेस्टलेस ही फील करते होंगे, इमोशनली इंटेंस, या किसी तरीके का आप जो है कार्मिक बैगेज, डीप कार्मिक बैगेज आप कैरी कर रहे हैं। ये इंडिकेट होता है आपकी 12th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस से। आप हो सकता है कि काफ़ी एनर्जी अपनी स्पेंड कर दें टू डील विद इनर इमोशनल वॉर्स, गिल्ट या कन्फ्यूजन। अपनी लाइफ के डायरेक्शन को लेकर जो कन्फ्यूजन है, हो सकता है आप इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों से डील करने में काफ़ी अपनी एनर्जी स्पेंड करें। और ये हो सकता है कि आप ना सेल्फ सेबोटैज, मतलब खुद से ही खुद का नुकसान करना, क्षति पहुंचाना खुद को, भी ऐसा भी हो सकता है जब तक आपकी एक अवेयरनेस डेवलप नहीं होगी। तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आपका स्पिरिचुअलिटी में इंडिकेट होता है, आइसोलेशन में या फिर हीलिंग में। और पॉसिबिलिटी है आपकी फॉरेन सेटलमेंट में, ट्रैवल में, फॉरेन ट्रैवल में, या फिर अर्निंग फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। तो ये भी सजेस्ट करता है कि आप अपनी लाइफ में यू कैन गो थ्रू मैनी ईगो डेथ्स। ईगो का जो है ख़त्म होना, ईगो की डेथ होना अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स, और हर फेज़ में आपको ऐसा लगे फिर उसके बाद कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस या इस तरीके की फीलिंग भी हो सकता है आपने अपनी लाइफ में देखी हो या एक्सपीरियंस की हो। इसमें स्ट्रॉन्ग नीड है टू डील विद हिडन एंगर, इमोशनल आइसोलेशन एंड फियर ऑफ अबेंडनमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस के बीच में, मार्स की वजह से, क्योंकि मार्स फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट है और वो 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये एक ट्रायड बन जाता है इनका, तीनों हाउसेस का। तो फर्स्ट हाउस है खुद का, 7th हाउस रिलेशनशिप का, और 12th हाउस मोक्ष या लॉसेस का। तो ये आपको क्या बताना चाह रहा है, ये प्लैनेटरी पोजीशन और ये जो कनेक्शन बना हुआ है, ये आपको बताना चाह रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप के जो कर्मा हैं, जो 7th हाउस से बनते हैं, वो डीपली इम्पैक्ट करेंगे आपकी सोल के इवोल्यूशन को, जो कि लिंक्ड है 12th हाउस से, और आपकी लाइफ की जर्नी को, जो कि फर्स्ट हाउस से लिंक्ड है। इसमें साइकोलॉजिकल जैसे लेयर है ना 12th हाउस की, अगर हम बात करें तो इसमें जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको एक नीड रहेगी कि जो भी बैटल्स है ना उसमें विन करने की नीड, क्योंकि मार्स जो है वो योद्धा है, तो वो हर बैटल को जीतना चाहता है। तो इसमें 12th हाउस में उसकी जो अफेक्ट है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि सबकॉन्शियसली आपको एक नीड रहेगी हमेशा बैटल्स विन करने की। आप पास्ट ट्रॉमा जैसे आपके इन द फॉर्म ऑफ एंगर, अवॉइडेंस या पावर स्ट्रगल्स, इसके चलते आप रिएक्ट कर सकते हैं। और आपके ड्रीम्स भी जैसे होंगे ना, उनमें हो सकता है आपको वॉर, लॉस या स्पिरिचुअल सिंबल्स आपको दिखाई देते हों अपने ड्रीम्स में। आपकी जो सोल है ना वो चाहती है पीस, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हाउ टू लेट गो ऑफ कंट्रोल, प्राइड और पास्ट वुंड्स। तो आपकी सोल, योर सोल इज क्रेविंग फॉर पीस, बट उसको पता नहीं है कि वो ये इन सब चीज़ों को लेट गो कैसे करे जिससे कि उसको पीस मिले। तो इसमें जो आपकी लाइफ की कार्मिक और स्पिरिचुअल लेसन्स हैं फ्रॉम 12th हाउस, वो यही है कि आप कंट्रोल को
सरेंडर करना सीखिए। हर चीज़ या हर चीज़ के लिए लड़ा नहीं जाता और हर चीज़ जीतने के लिए नहीं होती। तो अब एक फॉरगिवनेस आप डेवलप करिए, स्पेशली टुवर्ड्स पास्ट पार्टनर्स और फैमिली। लेट गो कर दीजिए किसी भी रिवेंज की अगर फीलिंग है आप में, या फिर अगर खुद को भी आप ब्लेम करते हैं, सेल्फ ब्लेम की फीलिंग या फिर रिवेंज की फीलिंग है, तो उसको आप लेट गो कर दीजिए। यही आपके स्पिरिचुअल एंड कामिक लेसन्स हैं और यही आपका 12th हाउस चाहता है। अब जैसे आपका मूलांक है 3, तो 3 नंबर रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। तो जुपिटर जो है ना एक सात्विक प्लैनेट है। तो आप किसी भी तरीके का ना तामसिक इनटेक इन टर्म्स ऑफ फूड या हैबिट्स या थॉट्स, वो सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में अवॉइड करिए। आप बिल्कुल एक सात्विक लाइफ अपनी फॉलो करिए, तो जो जुपिटर की एनर्जी है वो आपको फेवर करेगी। अदरवाइज़ ये अगेंस्ट में काम कर सकती है। आपके अगर तामसिक प्रवृत्ति आप रखें या फिर किसी भी तरीके का तामसिक इनटेक ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो आपको हो सकता है फेवर फिर ना करे या नेगेटिवली काम करे आपकी लाइफ में। और इसमें जैसे स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी आपकी चार्ट से रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि फेक डिटैचमेंट हो सकता है कि अभी आपको अपनी लाइफ में लगता हो कि आप डिटैच हो चुके हैं, या फिर आगे आपकी लाइफ में फील हो आपको कि आप डिटैच हैं, बट अभी वो एक तरीके का ना फेक डिटैचमेंट है, रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि केतु 3rd हाउस में और राहु 9th हाउस में और चंद्रमा एफ्लिक्टेड है उनसे। तो इसमें क्या है ना, रिस्क ऑफ स्पिरिचुअल डिटैचमेंट विदाउट इमोशनल मेच्योरिटी। तो जब तक आपको इमोशनली मेच्योरिटी आपके अंदर ना आए, जिसमें कि आप डिटैचमेंट को ट्रू सेंस में रियलाइज कर पाएँ, तब तक वो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में ट्रू स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी। तो अब एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट। जैसे सूर्य क्या होते हैं किसी भी कुंडली में, नेचुरल आत्मकारक होते हैं, आत्मा के कारक। तो वैसे तो नेचुरल आत्मकारक हैं, और एक और तरीका होता है आत्मकारक को फाइंड आउट करने का कि जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री पे है, राहु और केतु को छोड़कर, तो वो आपकी आत्मा के कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्य ही हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री है। सन और सैटर्न दोनों की 25 डिग्री है, बट सन की 25 से थोड़ी सी ज़्यादा है, सैटर्न से थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स ज़्यादा है। तो वो नेचुरली आत्मकारक भी हैं और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी वो आत्मकारक हैं। और मरकरी जिसको हम जॉय बोलते हैं, खुशी जिसे बोलते हैं, कि आपके जीवन में किस चीज़ से आप खुश होते हैं, और आपके लग्न के लॉर्ड, जैसे यहाँ पे आपकी कुंडली में लग्न के लॉर्ड हैं शुक्र, तो ये तीनों प्लैनेट आपके 5th हाउस में हैं। तो आत्मकारक रिप्रेजेंट करता है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी आत्मा क्या डिज़ायर करती है। तो उसका 5th हाउस में होना, प्लस मरकरी जो आपकी लाइफ का जॉय रिप्रेजेंट करता है, वो भी 5th हाउस में है। तो आपका जो ज़िंदगी का आपका सुख है, जॉय है, वो 5th हाउस से जुड़ा हुआ है। और आपके लग्न के लॉर्ड जिस घर में बैठ जाएं, वो रिप्रेजेंट, उस हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं आपकी लाइफ का पाथ। तो अब वो भी 5th हाउस में प्रेजेंट है। तो ये इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो सोल का इवोल्यूशन होगा ना, वो होगा थ्रू ईगोलेस क्रिएटिविटी और ऑथेंटिक लीडरशिप के साथ में। मरकरी रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जैसे जो जॉय है ना, वो आपको मिलेगा आइडियाज़ में, लर्निंग में, कम्युनिकेशन में, लेकिन आपको मेंटल एंग्जाइटीज़ से या उन पर विजय आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। और वीनस
जो लाइफ पाथ है, तो आपका लाइफ पाथ इज़ ऑल अबाउट लव, क्रिएटिविटी, बट इट रिक्वायर्स ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म एंड इमोशनल हर्ट। मतलब आप परफेक्शनिज्म को भूल जाइए, आप फोकस करिए अपने लाइफ पाथ पे, लव पे, क्रिएटिविटी पे। तो इसमें अगर इसका डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग निकालें तो ये है कि ये इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन है या प्लेसमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका प्योरिफिकेशन पाथ ऑफ द हार्ट, क्योंकि फिफ्थ हाउस यही रिप्रेजेंट करता है और ये आपको सिखाना चाहता है अनकंडीशनल लव जो कि ट्रांजैक्शनल नहीं हो, और विजडम थ्रू पेन, सेक्रेड क्रिएटिविटी, नॉट ओनली स्किल या नॉट जस्ट स्किल बट आपका एक सोल इन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए, सेक्रेड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जॉय आपकी लाइफ में, जॉय एज सर्विस नॉट जस्ट प्लेजर। तो ये था आपकी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस। अब आपने कितना रिलेट किया, आपने इससे क्या सीखा, या क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए, कौन से क्वेश्चंस के आपको जो अपनी लाइफ में आप ढूंढ रहे थे उनके जवाब मिले, तो आप अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।